हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, आज हम उनके कॉर्पस्कल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। इसमें इन दिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स में, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती हैं। इसके अलावा हम ब्लड के मेन फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ब्लड कॉर्पस्कल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और जिन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, जिन्हें लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। जो भी इनके अलावा जिनमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में फ्लोटिंग, स्विमिंग करती हुई पाई जाती हैं, तैरती हुई रहती हैं। रुधिर आयतन का, ब्लड वॉल्यूम का 45% भाग इन्हीं कॉर्पस्कल से मिलकर बना होता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स की प्रतिशतता को हम हीमेटोक्रीट वैल्यू के रूप में जानते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको आरबीसी के नाम से पुकारते हैं। नंबर 2 है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम श्वेताणु कहते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है, इन्हें वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, और इनका शॉर्ट में नाम है एक ल्यूकोसाइट्स होता है। ल्यूकोसाइट को लिम्फोसाइट से हम कई बार कॉमनली मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट एक ही होती हैं, लेकिन हर ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट नहीं होती है, और हर लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट होती है। इसमें मतलब ये हो गया कि लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट का एक छोटा सा पोर्शन बनाते हैं। इनके अलावा लिम्फोसाइट के अलावा ल्यूकोसाइट्स में अन्य भी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, जिनमें तीसरे नंबर पे है ब्लड प्लेटलेट्स। ये इन्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें इन तीनों कॉर्पस्कल्स में सिर्फ डब्ल्यूबीसी ही ऐसी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमारे सामने ये टिपिकल ह्यूमन इरिथ्रोसाइट आरबीसी की डायग्राम है, जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता। इनके न्यूक्लियस की जगह इनमें हीमोग्लोबिन टाइटली पैक रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये जो ब्लू और वाइट ब्लड सेल्स में ब्लू बॉडी के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस होता है, और इनमें न्यूक्लियस की विभिन्न डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस की अलग अलग शेप पाई जाती है। नंबर 3 है प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, ये रुधिर की प्रमुख कॉर्पस्कल्स होती हैं। मानव रुधिर कणिकाओं में ये 99% रक्ताणु होते हैं, आरबीसी होती है। रक्ताणु केंद्रक रहित वृत्ताकार डिस्क रूपी बाइकोन्केव होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इनका व्यास 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, और मोटाई 2 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। वयस्क पुरुष के रक्त में लगभग 52 लाख प्रति घन मीटर ये संख्या पाई जाती है, जबकि महिलाओं में ये 47 लाख प्रति घन मीटर की संख्या होती है। यह संख्या पुरुषों में 55 और 52 के मानी जाती है। महिलाओं में ये 45 से 47 के करीब मानी जाती है। ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट है, इसमें एग्जैक्ट नहीं कहा जाता, लेकिन औसत के रूप में हम देखते हैं तो 55 लाख प्रति घन मीटर पुरुषों में पाई जाती है, और महिलाओं में 45 से 47 लाख घन मीटर पाई जाती है। जबकि शिशुओं में इनकी
संख्या ज़्यादा होती है। ये 65 लाख प्रति घन मीटर में पाई जाती है। इनके अंदर कोलोइडी मैट्रिक्स में हीमोग्लोबिन नामक रेड पिगमेंट प्रोटीन पाई जाती है, जो रक्ताणुओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। इनका औसत लाइफ स्पान 120 डेज होता है। ओल्ड एंड वीक होने के पर इन्हें स्प्लीन और लीवर में डिकम्पोज किया जाता है। हीमोग्लोबिन में के प्रोटीन भाग को एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। हीम ग्रुप को लौह को आयरन में डिपॉजिट अकुमुलेट कर लिया जाता है, डिपॉजिट कहता है। शेष भाग बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के नाम से बाइल पिगमेंट्स में परिवर्तित करते हुए उत्सर्जित कर देते हैं। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जॉइंट प्रोटीन होती है। यह नॉर्मली रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करती है। इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल में 4 फेरस आयन होते हैं युक्त हीम होता है तथा 4 पॉलीपेप्टाइड होती है। जब हम हीमोग्लोबिन का देखते हैं तो इसमें 4 हीम पाए जाते हैं, जिनमें सेंटर में फेरस आयन पाया जाता है और इनसे 4 पॉलीपेप्टाइड होती है। ये पॉलीपेप्टाइड 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानी जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय क्रम में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक जिंक युक्त एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को मेटाबोलाइज करता है। मानव में हीमोग्लोबिन का औसत 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, WBC के नाम देते हैं, ये केंद्रक युक्त रंगहीन और आकार में परिवर्तनशील कणिकाएं होती हैं। इनकी संख्या 7000 से 10,000 घन प्रति घन मीटर होती है। मानव में रक्ताणुओं और श्वेताणुओं की संख्या का अनुपात 600:1 के रूप में होता है। इनका आकार भिन्न भिन्न होता है, आकार में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। इनका निर्माण भी बोन मैरो और लिम्फ टिश्यूज में होता है। इनका जीवन काल 4 से 5 दिनों से कई दिनों तक होता है। अमीबोइड मूवमेंट इनका विशेष लक्षण होता है। WBC अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में इनको डिवाइड करते हैं। ग्रेनुलोसाइट में अपने नॉर्मली बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स वो होती हैं जो बेसिक डाई से, इनका बेसोफिल्स इनकी कि बेसिक डाई से ये स्टेन लेती हैं। इओसिनोफिल्स होती हैं एसिडिक डाई से ये अपने आप को स्टेन करती हैं। और न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो बेसिक और स्टेन पर्टिकुलरली इनमें कोई वो नहीं होता है। दूसरा, इनमें न्यूक्लियस की मात्रा भी शेप भी अलग अलग होती है। बेसोफिल्स में ये बाइलोब्ड होता है और न्यूट्रोफिल्स में ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस में इन्हें PMF के FM के नाम से भी जानते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें इओसिनोफिल्स में न्यूक्लियस के लोब्स आपस में ईस्थमस द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब हम देखते हैं एग्रेनुलोसाइट्स में। एग्रेनुलोसाइट में हमारे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम के रूप में कार्य करने वाली ल्यूकोसाइट्स होती हैं। मोनोसाइट वो होती हैं जो बाद में किसी एंटीजन से प्रयोग करके मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती है। मैक्रोफेज एक इन्नेट इम्यूनिटी का प्रकार होता है। ये जन्मजात प्रतिरोधी क्षमता का विकास करती है। ग्रेनुलोसाइट्स में नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स जो 62% होती है, डायपेडेसिस और जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं।
इओसिनोफिल्स 2.5% होती है। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। परजीवी संक्रमण और एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनमें एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। बेसोफिल्स जो 0.5% होती है, इनमें हिस्टामिन और हिपेरिन का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट है एग्रेनुलोसाइट जो मोनोसाइट जिसमें 5% होती हैं, ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती है। इनकी फैगोसाइटिक नेचर होती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसे इनेट इम्यूनिटी के रूप में कार्य करती हैं। लिम्फोसाइट जो 30% होती हैं, थाइमस ग्लैंड और लिम्फोइड टिश्यू में डेवलप होती हैं। छोटी लसिकाणु टी सेल्स और बी सेल्स का निर्माण करती हैं। इनमें थाइमस में डेवलप होने वाली लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स और बोन मैरो में डेवलप होने वाली लिम्फोसाइट्स को बी सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिरक्षा के रूप में लिम्फ नोड्स का निर्माण करती हैं, बाह्य कोशिकाओं को मारने का कार्य करती हैं। प्लेटलेट्स ये थर्ड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनकी आकृति अनियमित होती है। इनमें न्यूक्लियस का अभाव होता है। इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मीटर तक होती है। इनका जीवन काल लाइफ स्पान 5 to 7 डेज तक होता है। लीवर और स्प्लीन में इनका डिकम्पोजिशन होता है। इनके द्वारा जो भी डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उनका रिसाइकलिंग किया जाता है। रुधिर के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में इनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ब्लड कंजर्वेशन, ब्लड के लीकेज को रोकने में, ब्लड के ह्रास को रोकने के में इन प्लेटलेट्स का, कॉर्पस्कल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। द फंक्शंस ऑफ ब्लड के द्वारा इतने फंक्शन किए जाते हैं कि बिना ब्लड के एक मानव जीवन की या प्राणी जीवन की कल्पना करना मुश्किल होता है। ब्लड सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक जहरीली गैस होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन लंग्स की तरफ किया जाता है ताकि उसे बाह्य वातावरण में भेजा जा सके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, शरीर के विभिन्न भागों में फूड की मात्रा को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का भी रेगुलेशन करते हैं ये। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन सीधे ब्लड में किया जाता है, फिर ये टारगेटेड ऑर्गन तक ब्लड के माध्यम से ही पहुंचते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, डिजीजेज के प्रति बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। रिपेयर ऑफ इंजरी, इंजरियों के सुधार और मरम्मत का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ये होती है। ब्लड के ह्रास को, लीकेज को, सीपेज को रोकने के लिए चोटग्रस्त अंगों को यह ब्लड क्लॉटिंग द्वारा ब्लड को रोकता है, जिसका अवधि 1 से 2 मिनट की रहती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेट्स, एक्सक्रीटरी वेट्स का बनना और उनको ट्रांसपोर्ट करके किडनी तक पहुंचा ताकि वहां से ये बॉडी से यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाए। वाटर बैलेंस, शरीर में जलीय संतुलन को बनाए रखते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड टेस्ट के द्वारा, सीरम टेस्ट के द्वारा हम विभिन्न डिजीज के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। धन्यवाद।